1 से 10 तक लेकर के थ्योरी ही करनी है, या फिर मैं इसके बाद इसका जो प्रीवियस क्वेश्चन है मैं उनको लेकर के आऊँ। ठीक है, पहले मतलब एक चैप्टर एक पूरी थ्योरी करा दी और उसके बाद में उसका रिवीजन करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अदरवाइज़ फिर मैं अपने हिसाब से ही अपना डिसीज़न लूँगी। और चलते हैं हम अपने जो भी हमारा क्वेश्चंस है उसकी तरफ। और प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है भाई, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अगर आपने कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर कर लेना, है ना भाई। थोड़ा सा तो आप सपोर्ट करो, अगर आप सपोर्ट ही नहीं करेंगे तो इतनी मेहनत नहीं हो पाएगी, है ना। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, आप शायद नहीं समझ सकते कि कितना टाइम लगता होगा। ये इतना टाइप करना, रिकॉर्ड करना, एडिट करना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत टाइम लगता है एक वीडियो प्रिपेयर करने में। तो इसीलिए प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। जो भी आपके आसपास बच्चे अगर यूजीसी नेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी या जीके पढ़ना चाहते हैं, तो ज़रूर उनको बताएं। ठीक है, बस आपसे यही उम्मीद है मेरी, आप सपोर्ट करेंगे। तो चलते हैं हम अपने, आज हम यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है वो है मूल्यांकन प्रणाली का। मूल्यांकन प्रणाली को समझ लेते हैं ये क्या होती है, और इसमें से बहुत सारे मतलब क्वेश्चन हमेशा से बनते आए हैं। आप कभी भी देख लेना, कोई भी एग्ज़ाम उठा करके यहाँ से क्वेश्चन 100% एक दो जरूर बनते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ निर्णय प्रदान करना है। मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? निर्णय प्रदान करना। आधुनिक समय में परंपरागत जांच और परीक्षा के स्थान पर एक नए शब्द का मूल्यांकन को काम में लिया जा रहा है। ठीक है, पहले जो कहते परंपरागत जांच होना है, परीक्षा के स्थान पर क्या कौन सा शब्द यूज करते हैं? मूल्यांकन। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। तो ये मूल्यांकन का अर्थ हो गया। मूल्यांकन के उद्देश्य क्या है? मूल्यांकन का मतलब देखो, मैं आपको वैसे समझा देती हूँ बिल्कुल सरल भाषा में, कि जैसे आप जानते हैं अगर कोई भी पढ़ाई चल रही है, मान ली कोई क्लास है, अगर वो पढ़ाई चलती है और वो केवल पढ़ाई ऐसे ही चलती रहे चलती रहे चलती रहे, है ना, कोई एग्ज़ाम ही नहीं हो, कोई उसका कोई भी कोई परीक्षा ही नहीं हो, तो क्या वो बच्चे सीख पाएंगे? बताइए, क्या वो बच्चे सीख पाएंगे? बिल्कुल नहीं। जब एग्ज़ाम आते हैं ना, तभी बच्चे पढ़ने पर ध्यान देते हैं, है ना। इसीलिए बच्चे पढ़ते हैं एग्ज़ाम के लिए ही। बच्चों का मेन मोटिव ही यही होता है कि वो एग्ज़ाम में पास हो जाएं। चाहे उनको आप कितना भी समझा लो कि सिर्फ सीखना है, ये करना है, वो करना है, ये सब एक तरफ की बातें हैं, लेकिन रियलिटी यही है कि बच्चे पढ़ते ही एग्ज़ाम के लिए हैं। यानी कि जब बच्चों को पता होता है कि हमारा एग्ज़ाम होना है, यानी कि हमारा मूल्यांकन होना है, जो एग्ज़ाम है वही एक टाइप से मूल्यांकन शब्द होता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे मूल्यांकन के उद्देश्य क्या होते हैं। शैक्षणिक उन्नति में सहायक, बिल्कुल उनको अगर जो शिक्षा दी जा रही है, जो उनको पढ़ाया जा रहा है, उसकी उन्नति में सहायक होना। कुशल मार्गदर्शन की प्राप्ति। ठीक है, कुशल मार्गदर्शन की प्राप्ति उनको मिलती रहती है, मार्गदर्शन उनका होता रहता है बच्चों का। अगर कोई बच्चे के कम मार्क्स आ रहे हैं तो वो आगे और मोटिव होता है कि उसे आगे और अच्छे से पढ़ाई करनी है। मान लीजिए आप कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी आपने एक एग्ज़ाम दिया और उसमें मान लीजिए आपको सक्सेस नहीं मिली तो आप बस हार करके बैठ गए, नहीं, बल्कि आप ये सोचेंगे कि कहाँ पर मुझसे कमी रह गई, अभी मुझे कितना और पढ़ना है, मुझे अभी और कौन सा तरीका खोजना है। ठीक है, तो आप ज़रूर उसमें आगे सफल होने की कोशिश करेंगे। तो कुशल एक मार्गदर्शन मिल जाता है मूल्यांकन से। पाठ्यक्रम में संशोधन। पाठ्यक्रम जो बनाए जाते हैं बच्चों के लिए, बच्चों की जब क्लास चलती है उनको पाठ्यक्रम दिया जाता है कि यहाँ से इतना तुम्हें ये पढ़ना है, और जो पाठ्यक्रम मतलब उनका चैप्टर किस तरीके से रखे जाते हैं, कहानियाँ किस तरीके से पढ़नी है, सारी चीज़ें होती हैं। तो पाठ्यक्रम में संशोधन जब ही होता है जब मार्गदर्शन जो मूल्यांकन होता रहता है। मूल्यांकन हो गया, हाँ बच्चे इतना सारा सिलेबस नहीं कर पाएंगे, तो उसमें संशोधन कर लिया जाता है। विद्यार्थियों का वर्गीकरण उसी के आधार पर किया जाता है। भविष्यवाणी करना। भविष्यवाणी का मतलब कहते नहीं है ये बच्चा तो बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, ये होती है भविष्यवाणी। मतलब बच्चे को देख करके ना मूल्यांकन उसके एग्ज़ाम के तौर पर ये पता लगा दिया जाता है कि बच्चा कैसा है पढ़ने में और वो क्या कर सकता है। निदान करना, किसी अगर उनके अंदर कोई कमजोरी है तो उसका निदान भी मूल्यांकन के बेस पर किया जाता है। अनुदेशन को प्रभावी बनाना, यानी कि जो अधिगम पढ़ाई है जो उसको प्रभावी बनाना। मूल्यांकन प्रक्रिया का महत्व। तो मूल्यांकन प्रक्रिया का महत्व क्यों है, इसकी आवश्यकता क्यों है? तो सबसे पहले तो सतत प्रक्रिया, यानी कि जो कंटिन्यूअस प्रोसेसिंग चलाने के लिए शिक्षक के द्वारा शिक्षण कार्य निरंतर कराया जाता है। शिक्षक के द्वारा
जो शिक्षण कार्य वो तो आप जानते हैं, डेली क्लास लगती हैं, डेली बच्चा स्कूल जा रहा है, डेली पीरियड्स लग रहे हैं, डेली फिर टीचर उनको पढ़ाने आते हैं फिर चले जाते हैं, ऐसे मतलब ये कंटिन्यूस चलता रहता है। इसे ज्ञात करने के लिए मतलब इसका पता लगाने के लिए कि बच्चा कितना सीख रहा है कितना नहीं सीख रहा है, विद्यार्थियों को अधिगम अनुभव कितने प्राप्त हुए हैं या नहीं, तो ये मूल्यांकन किया जाना इनका बहुत ज़रूरी होता है। व्यापक प्रक्रिया व्यवहार की दृष्टि से अगर देखा जाए तो मूल्यांकन द्वारा ही विद्यार्थियों के व्यवहार के जो तीनों पक्ष हैं, ज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक, इनका पता लगाया जाता है, परिवर्तनों का पता लगाया जाता है कि बच्चे में कुछ इम्प्रूवमेंट हो भी रहा है या नहीं हो रहा है ना। तो ये होता है ना, कोई बच्चा होता है कि वो 10% पे है तो वो आगे जा कर के 100 पे पहुंच गया, या कोई बच्चा जो 10 पे था पहले 6 महीने पहले और आज भी 10 पे, तो ये सब किससे पता लगता है, ये मूल्यांकन के द्वारा पता लगाया जाता है। सामाजिक प्रक्रिया शिक्षा के समस्त उद्देश्यों की प्राप्ति समाज की आकांक्षा और आवश्यकता के अनुरूप है। ठीक है, शिक्षा के समस्त उद्देश्यों की जो प्राप्ति है वो समाज की किसके आकांक्षा और आवश्यकता के अनुरूप है या नहीं है, ये ज्ञात करने के लिए भी मूल्यांकन एक आवश्यक प्रक्रिया होती है। ठीक है, ये सामाजिक प्रक्रिया होती है, एक तरीके से आप जानते हैं जो पढ़ाई है ये सारी समाज को लेकर के चला जाता है, इसको उसी के आधार पर पाठ्यक्रम बनाए जाते हैं। उद्देश्य निष्ठता पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हो पाई है या जो उपलब्धि प्राप्त हुई है उसका स्तर कैसा है, आगामी शिक्षण का स्वरूप इन्हीं परिणामों पर क्या करता है, निर्भर करता है। मतलब पहले जैसे मान लीजिए 2 महीने बच्चों को 2-3 यूनिट पढ़ा दिया और उनका एग्ज़ाम ले लिया, ठीक है, अगर एग्ज़ाम ले लिया और उसके जो रिजल्ट्स आए हैं तो उसके आधार पर ये पता चलता है कि बच्चे का स्तर कैसा है, उसको कितना सीखने को मिला है, वो कितना सीख पाया है। तो आगामी जो शिक्षण वो करेंगे ना, आगे उनको आगे यूनिट पढ़ानी है, वही यूनिट पढ़ानी है, उनका रिवीजन करवाना है बार बार या फिर हमको आगे चल देना है, ये सब उन्हीं परिणामों पर डिपेंड करता है। विद्यार्थी केंद्रित मूल्यांकन द्वारा ही यह पता लगाया जा सकता है कि विद्यार्थियों में पूर्व अपेक्षित परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है, इसलिए मूल्यांकन को विद्यार्थी केंद्रित भी माना जाता है। मतलब पूर्व अपेक्षित का मतलब है जितना टीचर्स ने सोचा है कि हाँ भाई इतना पढ़ाएंगे तो बच्चा इतना सीख जाना चाहिए, वो सच में ही उनके उद्देश्यों पे वो बच्चा खरा उतरा है या नहीं उतरा है। ठीक है, तो इसके लिए भी मूल्यांकन किया जाता है। निर्माणात्मक या रचनात्मक प्रक्रिया मूल्यांकन ही शिक्षण विधियों शिक्षक द्वारा निर्धारित किए गए उद्देश्यों की प्राप्ति व विद्यार्थियों द्वारा अधिगम की प्रभावशीलता आदि के विषय में हमें सही निर्णय लेने योग्य बनाता है। ठीक है, जो मूल्यांकन होता है वो शिक्षण विधियाँ किस तरीके की बनानी है, शिक्षक के द्वारा उद्देश्यों की प्राप्ति, मतलब ये सारी चीज़ें ना किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, बच्चों के बेस के ऊपर, बच्चों के मूल्यांकन के ऊपर। अगर उनका टाइम पे उनका मूल्यांकन होता रहेगा तो बच्चे क्या होंगे, मतलब पढ़ाई में एक अच्छे से अपना इंटरेस्ट भी बना के रखेंगे। मूल्यांकन की विशेषताएं, अच्छा इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, सबसे पहले तो होता है विश्वसनीयता। यहाँ से आप जरूर अच्छे से इन पॉइंट्स को देख लेना, यहाँ से 100% क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है। तो विश्वसनीयता क्या होता है, शिक्षक किसी विद्यार्थी की उत्तर पुस्तिका की जांच करता है और जांच के बाद उसको क्या देता है, अंक देता है। मतलब किसी बच्चे ने एग्ज़ाम दिया, बच्चे की कॉपी को किसी टीचर ने चेक किया, फिर उसी उत्तर पुस्तिका को उसकी आंसर शीट को कितनी ही बार क्यों ना जांच लिया जाए, मतलब दूसरा कोई टीचर से अगर उसको उन्हीं टीचर जचवाएंगे तो एक ही बात है, वो तो वही बताएंगे, लेकिन किसी दूसरे टीचर को दे दिया जाए, क्रॉस चेकिंग के लिए होता है ना, उन दूसरे टीचर को दे दिया जाए कि ये आप चेक कर दीजिए अब इसको, अब वो भी चेक करें, फिर और किसी को दे दिया जाए वो भी चेक करें, लेकिन हर बार जो इसके अंक हैं वो क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए। मतलब 1-2 नंबर का फ़र्क हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन सेम ही नंबर आने चाहिए, तो ये होती है विश्वसनीयता। ठीक है, तो एक टीचर पर विश्वास किया जाता है, ऐसे प्रश्न पत्र पर विश्वास किया जा सकता है। ठीक है, वैधता क्या होती है, वैधता क्या होती है, ये सबसे ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है। इसके अंतर्गत 2 विशेषताओं को शामिल किया जाता है। वैधता के अंदर क्या होता है, इसके अंतर्गत 2 विशेषताओं को शामिल किया जाता है। मूल्यांकन पत्र निर्धारित किए गए पाठ्यक्रमों के आधार पर ही बनाया जाना चाहिए। मूल्यांकन पत्र यानी कि जो एग्ज़ाम जो पेपर आता है हमारे सामने, जब पेपर आता है
तो हमें जो सिलेबस दिया गया है ना उसके आधार पर ही बनाया जाना चाहिए, ये होती है वैधता। और परीक्षा जिस विषय की हो उससे संबंधित प्रश्न ही पूछे जाने चाहिए। ऐसा नहीं है इंग्लिश का पेपर हो रहा है और एसएसटी का क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। तो परीक्षा जिस विषय की उसी से संबंधित प्रश्न पूछे जाने चाहिए, ये होती है वैधता। विभेदीकरण, विभेदीकरण क्या होता है? पेपर का निर्माण करते समय ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि पेपर तीनों स्तरों, यानी कि जो बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, प्रतिभाशाली हैं, उनके लिए भी, जो बच्चे मीडियम हैं, है ना, जो ज़्यादा इंटेलिजेंट भी नहीं है और ज़्यादा बेकार वाले में भी, डल में भी नहीं है, औसत बच्चे हैं, और जो मंद बुद्धि के बच्चे हैं, बिल्कुल सबसे कमज़ोर होते हैं ना, बैक बेंचर, है ना, उन विद्यार्थियों के अनुकूल होनी चाहिए, ये होता है विभेदीकरण। ठीक है, सारे बच्चों के को ध्यान में देखो, जो एक प्रश्न पत्र बनाया जाता है ना उसका ब्लूप्रिंट ऐसा होना चाहिए कि उसको तीनों स्तर के बच्चे थोड़ा थोड़ा कर लें। मतलब जो इंटेलिजेंट है वो तो सारा कर ही लेगा, उसकी बात अलग है, लेकिन पूरी तरह से ना टफ होना चाहिए, ना पूरी तरह से मॉडरेट, ना पूरी तरह से ईजी होना चाहिए। तो ऐसा प्रश्न पत्र बनाया जाना चाहिए, ये विभेदीकरण कहलाता है। ये पॉइंट याद रखने हैं आपको। और इसके साथ साथ विद्यार्थियों के अनुकूल होना चाहिए, साथ ही विद्यार्थियों को मूल्यांकन प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, यानी मूल्यांकन में न्याय संगतता की विशेषता भी होनी चाहिए। आगे देखते हैं समग्रता। समग्रता क्या होती है? प्रश्न पत्र के लिए जो भी पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है उसके संपूर्ण भागों से, समग्रता यानी कि सारा कुछ लेना है, संपूर्ण भागों से प्रश्नों को सम्मिलित किया जाना चाहिए, तभी विद्यार्थियों की मानसिक एवं बौद्धिक योग्यता का पता लगाया जा सकता है। आपने देखे होंगे जो पोस्ट ग्रेजुएशन वाले जो पेपर होते हैं ना, आपने दिए होंगे, जरूर जानते होंगे सभी, तो उसमें 16-16 नंबर के, 18-18 नंबर का एक एक क्वेश्चन दे दिया जाता है और पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। उसमें पता होता है पहले ही, वो ऐसे टाइप क्वेश्चन होते हैं और उनमें पहले ही पता होता है कि इसमें से, मतलब इसमें से मान लो उसमें 10 अगर क्वेश्चन 10 यूनिट दे रखे हैं, 10 क्वेश्चन दे रखे हैं पूरी बुक में, तो उसमें से बच्चा ना 3 या 4 ही याद करके ले जाता है। उनको पता ही ये क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे वहाँ पे, क्योंकि उसमें इतना ऑप्शन दे रखे होते हैं, अथवा 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 अथवा, है ना, और में ऑप्शन दे रखे होते हैं, ये कर लो या ये कर लो, ये कर लो या ये कर लो, ये कर लो, ऐसे करके होता है ना। तो ज़रूर आप जानते होंगे बिल्कुल, लेकिन इसमें ये बोल रखा है कि समग्रता होनी चाहिए पेपरों में। बच्चों को कुछ अगर फिलअप हैं, फिलअप देने चाहिए, उनको ट्रू फॉल्स भी देने चाहिए, सही गलत सारी चीज़ें, मतलब हर किसी उससे मतलब पार्ट से उसमें क्वेश्चन आने चाहिए। ये है कहने का मतलब, समग्रता होनी चाहिए, तभी मूल्यांकन अच्छी तरीके से हो पाएगा। उद्देश्य निष्ठता। उद्देश्य निष्ठता में क्या होता है? प्रश्न पत्र तैयार करते समय निश्चित उद्देश्यों का ध्यान जरूर रखना चाहिए, है ना, कि हमारे उद्देश्य क्या हैं और हम बच्चों से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से प्रश्न पत्र बनाए जाने चाहिए। वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। प्रश्न पत्र में बहुवैकल्पिक यानी कि एमसीक्यू टाइप में, या फिर सही गलत, ट्रू फॉल्स, फिलअप, मैचिंग, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो भी थोड़े बहुत ज़रूर होने चाहिए, और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को भी शामिल किया जाना चाहिए। उत्तर पुस्तिका की जांच करते समय शिक्षक के व्यक्तिगत संवेगों में पूर्वाग्रह का प्रभाव विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिका पर नहीं पड़ना चाहिए। आगे होगा आपके समझ में कि वस्तुनिष्ठता में क्या होनी चाहिए। उत्तर पुस्तिका, देखो ऐसा होता है जब ऐसे टाइप क्वेश्चन करके आते हैं ना कोई, और मान लीजिए वो टीचर के पास पहुंच गई वो कॉपी चेक करने के लिए, कोई टीचर तो बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से मार्क्स देता है, कोई बहुत लूज तरीके से देता है ना, कोई तो मतलब एक कमज़ोर बच्चा है उसको भी 90 आउट ऑफ 100 दे देता है, कोई बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है कहीं उसको 70 ही नंबर मिल रहे हैं एक ही पेपर, जबकि वो बहुत इंटेलिजेंट है। ये कई बार ना टीचर के ऊपर भी डिपेंड करता है ना। हमने भी कॉपी चेक करी है, मैं बताती हूँ आपको, बिल्कुल बोर्ड वगैरह की और उनकी, तो उनमें पता है बिल्कुल यही होता है। कई बार होता है ना कि अरे इतना इंटेलिजेंट बच्चा था और उसकी परसेंटेज कम रह गई, और जो बहुत उसके लेवल का बच्चा नहीं है और उसकी परसेंटेज ऊपर निकल गई, तो ऐसा कैसे हो गया। बिल्कुल इसमें ना बहुत रोल रहता है टीचर का। मैंने जहाँ तक देखा है ना, कुछ टीचर ऐसे होते हैं इतनी लूज़ मार्किंग करते हैं कि बच्चा बस कुछ भी लिख जाए, है ना, ABCD EF Z कुछ भी लिख जाए, बस वो कॉपी भर जाए तो उस पर ही नंबर दे देते हैं। कुछ टीचर ऐसे होते हैं मेरी तरह कि चाहे बच्चे अगर मतलब उसको टॉपिक पे ही क्वेश्चन लिखना है, ऐसा नहीं है वो कुछ भी लिख जाए तो नंबर मिल जाएगा। उनको बिल्कुल सही एकदम एक्यूरेट, उनको अच्छे से मतलब समझ में आना चाहिए टॉपिक, तब उनको नंबर मिलते हैं।
ठीक है, तो तभी ऐसा वो परसेंटेज में ऊपर नीचे होता है, शायद आपको नहीं पता हो, पता चल जाएगा। तो ये वस्तुनिष्ठता जरूर होनी चाहिए। और एक होता है व्यक्तिगत जो संवेग होते हैं ना, कोई यही व्यक्तिगत संवेग ही समझ लीजिए आप, कोई कम देता है, कोई ज़्यादा देता है। कुछ कोई टीचर है, मान लीजिए कॉपी चेक करने आया और घर से वो लड़के आ गया, अब वो उन बच्चों पे अपना गुस्सा निकाल देगा, या तो है ना, कई बार ऐसा होता है। किसी बच्चे किसी इंसान का मतलब दिमाग इतना तेज होता है, वो एकदम गुस्से में रहता है 24 घंटे, वो बच्चों पे ही अपना गुस्सा निकाल देता है, उनको कम नंबर दे देता है। बहुत बार ऐसा मैंने देखा है और होता है, और बिल्कुल बहुत मतलब बहुत बार देखा है। तो ऐसा होता है, इसीलिए इसीलिए आजकल जो टेस्ट वगैरह के जो एग्ज़ाम बनाए जाते हैं ना, आप जानते हैं अब MCQ टाइप में क्वेश्चन आते हैं, तो उनमें तो ये होता है कि अगर सही है तो सही, गलत है तो गलत, है ना। उसमें किसी इंसान की जो संवेग हैं वो उसमें काम नहीं करते, है ना। उनकी लूज़ मार्किंग और टफ मार्किंग का कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस पर। तो ये बिल्कुल सही सही है वैसे तो, एक देखो तो बहुत अच्छा तरीका लगता है। चलते हैं आगे। मानकता। मानकता क्या होती है? प्रश्न पत्र एक निश्चित मानक पर आधारित होना चाहिए। जैसे उत्तीर्ण होने के लिए, जैसे 10th 12th में होता है ना, मतलब अगर वो पास होने के लिए उसे कम से कम 33% अंकों की ज़रूरत पड़ेगी, या अगर उसको फर्स्ट डिवीज़न लानी है तो 60% अंकों की अनिवार्यता ज़रूरी होती है ना। 60 से ऊपर आ गए तो मेरिट बन गई है, 60 तक है तो फिर ऐसे करके फर्स्ट डिवीज़न सेकंड डिवीज़न के लिए एक मानक स्तर उनका होना चाहिए। व्यवहारिकता। व्यवहारिकता क्या होती है? मूल्यांकन प्रक्रिया सुविधाजनक व व्यवहारिक होनी चाहिए। प्रश्न पत्र ऐसे होने चाहिए जिनमें समय और धन दोनों की ही बचत हो। साथ ही प्रश्न पत्र की गुणवत्ता का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। गुणवत्ता का मतलब होता है प्रश्न पत्र यानी कि कागज़ वगैरह की क्वालिटी, या फिर उसमें जो इंक से जिसकी छपाई हुई है या जिस पेन से लिखा गया है वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, है ना। ये व्यवहारिकता में आता है। नेक्स्ट चलते हैं मूल्यांकन के प्रकार। मूल्यांकन के प्रकार यहाँ पर देख लेते हैं। परिमाणात्मक मूल्यांकन। तो परिमाणात्मक मूल्यांकन क्या होता है? अन्य मूल्यांकन की तुलना में अधिक उपयोगी, विश्वसनीय और वैध होता है। ठीक है, परिमाणात्मक जो मूल्यांकन है वो अधिक विश्वसनीय होता है। मौखिक परीक्षा और लिखित परीक्षा इसके महत्वपूर्ण अंग हैं। मौखिक परीक्षा क्या होती है? इसमें मौखिक परीक्षा का प्रयोग सर्वप्रथम सबसे पहले औपचारिक रूप से ग्लेडाइडस ने किया था। ठीक है, इनका नाम याद रख लेना भाई साहब का, ग्लेडाइडस ने किया था। और इसके बाद सुकरात ने इस परीक्षा प्रणाली को लोकप्रिय बनाया था। किसको? मौखिक परीक्षा को। ठीक है, होता है ना जैसे छोटे बच्चों के आजकल आप देखते होंगे, आपने देखा हो या आसपास आपके स्कूल्स में घर में छोटे बच्चे हों तो वो क्या करते हैं बच्चों का मतलब पहले ओरल टेस्ट होता है ना। और यानी कि जो चीज़ें उसने पढ़ी हैं, जिनका रिटन एग्ज़ाम होता है वो थोड़ा बहुत उसका 10-20 नंबर का कुछ ओरल भी होता है। तो उसमें क्या होता है, बच्चे का पता चल जाता है कि बच्चा सच में याद कर भी रहा है या वैसे ही बस चल रही है गाड़ी, है ना। तो कक्षा में प्रश्न उत्तर करके शिक्षक यह ज्ञात करते रहते हैं कि विद्यार्थी मानसिक रूप से सक्रिय है या नहीं है। जैसे होता है ना, कुछ विधियाँ होती हैं, व्याख्यान विधि वगैरह, अगर बीच बीच में बच्चों से क्वेश्चन पूछ लिया तो बच्चे क्या है, एक्टिव बने रहते हैं सारे। अगर आपने कभी भी देखो, आप टीचर बनने जा रहे हैं, हो सकता है आप कुछ हों भी, टीचर पढ़ाते भी हों, तो आप कभी भी अगर क्लास में पढ़ा रहे हैं ना, तो बच्चों का एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी होता है। आप चाहे कोई भी मेथड अपनाएं, जो बच्चे लेज़ी होते हैं ना, जिनको इंटरेस्ट नहीं लेना होता, वो किसी भी मेथड में नहीं लेते। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, चाहे आप कितना भी अच्छा, चाहे उनके सामने ना टीवी क्यों ना रख दो, हो सकता है कुछ बच्चे उसको देखते देखते भी सो जाएं। तो ये मेथड के ऊपर नहीं है, बल्कि ना एक टीचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। ये क्या, आपको हर बच्चे के ऊपर एक तो नज़र रखनी पड़ती है, और तुरंत आप कभी भी अगर कोई भी चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो बीच में 1-2 बार बच्चों को जरा सा टोक दो। आपने अगर एक बच्चे को भी टोक दिया ना, एक बच्चे से भी क्वेश्चन पूछ लिया खड़े होके कि बेटा बता दो, यही बता दो हम चैप्टर में कहाँ पे चल रहे हैं, है ना, तो सारे बच्चे एकदम सतर्क और सावधान हो जाएंगे और अलर्ट रहेंगे पूरे टाइम। एकदम उनकी जो कमर है ना, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रहेगी। तो बिल्कुल मैं भी एक टीचर हूँ, देखो बहुत अच्छे से जानती हूँ, सारी चीज़ें मैं अपनाती हूँ अपने मतलब क्लास में। और हर बच्चे पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी होता है। कहते हैं ना, काका काका मतलब एकदम कौवे जैसी नज़र होनी चाहिए अपने शिकार पर। तो बच्चों पर एकदम अच्छे से सब पर नज़र, और ये मजबूती से खड़े रहना, और उनको बार 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 टोकते रहना किसी चीज़ के लिए। मान लो राइटिंग अच्छी नहीं है, राइटिंग के लिए तो 100% आप जो ना एक आइडल टीचर उनके लिए बन जाएंगे। तो बस देखो, जो कुछ मेरे एक्सपीरियंस है बस वही आपसे शेयर कर रही हूँ।
तो आप भी टीचर हैं, आप हो सकता है आप मुझसे भी बहुत बेहतर हों, बहुत अच्छे हों, लेकिन बस यही होता है कि कभी कभी ज़रूरी होता है कुछ कुछ को बताना। तो कोई नहीं, मानसिक रूप से सक्रिय हैं या नहीं है ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। चलो मैं भी आपसे पूछ लेती हूँ, आप लोग ये बताइए, आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं है ना, आप मुझे दिखाई नहीं देते यहाँ पे, ना ही कुछ वैसे लाइव क्लास में लेना चाहती हूँ, लेकिन चलो लेंगे हम जल्दी ही। तो उसमें क्या होता है, आप ये बताइए कि आपको मतलब आप सच में ही एक्टिव हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, बस ऐसे ही पढ़ के मत छोड़ देना। आपको जितनी भी क्लासेस मैं लूँ ना, अगर आपको सच में यूजीसी नेट क्लियर करना है तो उन सबको याद करना पड़ेगा। आप अगर याद नहीं करेंगे, एक बार आप क्लास देख लीजिए, फिर उसके बाद अगर आप नोट्स बना रहे हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप 2-3 बार क्लास को देख लेना, सुन लेना। आप लेटे लेटे भी ना कभी मतलब लीड लगा कर बस एक बार उसको क्लास को सुन लीजिए, तो भी आपकी चीज़ें याद होती जाएंगी। बार बार अगर एक चीज़ को रिवाइज करोगे ना, कितनी भी टफ चीज़ हो, कितना भी टफ सब्जेक्ट हो, सब रट जाता है, सब याद हो जाता है। तो इसीलिए सक्रियता बहुत जरूरी होती है पढ़ाई में। लिखित परीक्षा के अंतर्गत निबंधात्मक, वस्तुनिष्ठ, लघु उत्तरीय एवं लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु वेरी शॉर्ट उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये लिखित परीक्षा में बहुत टाइप के क्वेश्चन आते हैं, देख लेना। निबंधात्मक परीक्षा क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, जिस परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर विद्यार्थियों को विस्तृत रूप में देने होते हैं, बिल्कुल एकदम लंबे चौड़े देने होते हैं, 16 नंबर वाले, 10 नंबर वाले, ठीक है, वो होते हैं निबंधात्मक परीक्षा। उसे निबंधात्मक परीक्षा कहा जाता है। इस परीक्षा के माध्यम से विद्यार्थी के राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक परिवेश से संबंधित अभिरुचियों की जांच की जाती है। इस परीक्षा के माध्यम से क्या होता है, विद्यार्थी के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिवेश से संबंधित अभिरुचियों की जांच की जाती है। इस परीक्षा से मौलिकता का विकास होता है, ठीक है। मौलिकता यानी कि जो हमारी चिंतन शक्ति है वो बढ़ती है। भाषा शैली व लेखन शैली का भी विकास होता है। एक तो भाषा सुधरती है, अगर भाषा अच्छी हमारी, मतलब उसमें राइटिंग तो सुधरती है ही, जब ऐसे टाइप इतने बड़े बड़े क्वेश्चन लिखते हैं तो, है ना, क्योंकि उसमें राइटिंग करनी पड़ती है। बच्चों में विचार अभिव्यक्ति की क्षमता का भी विकास होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि जब हम लिखते हैं ना, कभी भी हम कितना भी किसी किताब को रट लें, कितना भी याद कर लें, अगर हमें क्वेश्चन एक बड़े उसमें देना है विस्तृत रूप में, तो हमें सारी की सारी चीज़ें कभी याद नहीं रहती। कितना भी कोई चाहे उसका जो माइंड है ना वो कितना भी शार्प हो, वेरी वेरी शार्प हो, तब भी नहीं रहता, है ना। उसको क्या होता है, हमारे विचार अभिव्यक्ति, यानी हम बहुत ज़्यादा उसमें बढ़ा चढ़ा करके चीज़ें लिखते हैं। हम उसको हमें मान लो एक टॉपिक पर कोई हमने बस उसको समझते हैं और एक बार उस 2-3 लाइनें हमें याद हैं, 2-4 उसमें वैसे ही बढ़ा चढ़ा के लिख देते हैं, है ना। तो ये होता है, हमारी विचार अभिव्यक्ति का भी उसमें क्या मिल जाता है, मौका मिल जाता है। लेकिन निबंधात्मक परीक्षा के कुछ दोष भी होते हैं। तो वो दोष क्या होते हैं भाई, निबंधात्मक परीक्षा के दोष क्या हैं, वैधता व विश्वसनीयता का अभाव होता है। बिल्कुल वही चीज़ है ये जो मैंने अभी आपको समझाया, अभी बताती हूँ इसके बारे में। निष्पक्षता का अभाव होता है। यह परीक्षा प्रणाली रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है। इसमें व्यक्तिगत विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया जाता है। इस परीक्षा का उद्देश्य विद्यार्थी को कक्षा में उत्तीर्ण करवाना होता है, ना कि उनमें मानसिक शक्तियों का विकास करना, ठीक है। समझ गए आप इसके दोष क्या हैं। वैधता और विश्वसनीयता वही बात है, किसी टीचर के पास अगर वो कॉपी चली गई तो किसी बच्चे को तो वो ज़्यादा नंबर दे देंगे और किसी को कम दे देंगे, है ना, यही होता है। उसमें वैधता और विश्वसनीयता नहीं रहती। और आप अगर एक टीचर से वो आपने कॉपी चेक करवा ली और दूसरे से करवाएंगे ना, 100% उनका जो लेवल है उसका मार्क्स का, तो बहुत ऊपर नीचे जाएगा, है ना, क्योंकि ये टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा क्या होती है, वस्तुनिष्ठ परीक्षा में ये परीक्षा निबंधात्मक परीक्षा के ठीक विपरीत है, ठीक है, उल्टी है, एकदम विपरीत, यानी कि अपोजिट है। इसके अंतर्गत निम्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुविकल्पीय यानी कि MCQ टाइप में पूछ लिए जाते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना, फिलअप पूछे जाते हैं। एकांतर अनुक्रिया, सही गलत वाले प्रश्न करना। विजातीय प्रश्न, सजातीय प्रश्न, जैसे ऑर्डर वगैरह होते हैं ना, एक ऑप्शन से सारे ऑप्शन को डिफरेंट मानना, है ना। और मिलान वाले प्रश्न यानी कि मैचिंग वगैरह होती है, ये सारे इसमें पूछ लिए जाते हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षा के कुछ गुण होते हैं। तो क्या होते हैं इसमें, वैधता व विश्वसनीयता पाई जाती है, निष्पक्षता पाई जाती है। कोई भी टीचर उनको चेक कर ले तो वो किसी के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार उसमें कर ही नहीं सकता। उसको ये नहीं है ये मेरे मामा का लड़का है इसको ज़्यादा नंबर दे दूँ, है ना, ये मेरे फूफा का लड़का है इसको ज़्यादा दे दूँ, नहीं, उसको सबको बराबर ही नंबर देने पड़ेंगे, चाहे कोई किसी का भी हो। रटने की प्रवृत्ति का विरोध होता है।
है ना। इसमें रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इसमें तो जितना ज़्यादा आप लर्न करोगे, समझोगे चीज़ों को, उतना ही ज़्यादा याद रख पाओगे। विद्यार्थियों की मानसिक शक्ति का विकास होता है और व्यक्तिगत विभिन्नताओं को महत्व दिया जाता है। किसके अंदर? वस्तुनिष्ठ परीक्षा के अंदर विषय वस्तु के संपूर्ण ज्ञान को महत्व दिया जाता है। ठीक है, काफ़ी अच्छी है ये, लेकिन इसके भी कुछ दोष हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षा के भी कुछ दोष हैं, देख लेते हैं। अनुमान के आधार पर उत्तर दिए जा सकते हैं। बिल्कुल, देखना अब जब पेपर देते हैं ना, तो 3-4 दिन पहले से यूट्यूब पर भी वीडियो की भरमार लग जाती है। तुक्का कैसे लगाएं, तुक्का लगाने का सबसे सॉलिड तरीका, तुक्का लगाने से हो जाएंगे आप पास, तुक्का लगाने से मैं लेके आया 400 नंबर। ऐसा होता है ना, मतलब बच्चों को क्या करते हैं, और उनका मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ होता है। देखो, तुक्का हो थोड़ा बहुत काम आ सकता है, लेकिन पूरी तरह से काम नहीं। जब तक बच्चा नहीं पढ़ा है ना, तब तक कोई तुक्का काम नहीं आता। आप अच्छे से पढ़ लेना, किसी के चक्कर में मत पड़ना। हाँ, थोड़ा बहुत तुक्का लगाने का ना, यूजीसी नेट में मैंने देखा है, उसमें थोड़े से पेपर और ऑप्शन वो इस तरीके से मतलब फ्रेम करते हैं कि उसमें तुक्का लगाया जा सकता है ऑप्शन को देकर। वो भी जब आप पढ़ लिए हों पहले। ऐसा नहीं है बिना पढ़े ही आप चले जाओ और तुक्का लगा के घर आ जाओ और आपके पूरे नंबर आ जाएंगे। मैंने तो ऐसा आज तक कोई देखा नहीं है। वो एक बहुत ही किस्मत वाला होता है, अलग ही किस्मत लगा के लेके आए जो ऐसा हो जाए। मेरा तो मुझे नहीं लगता आज तक एक भी तुक्का सही हो पाया है। और बल्कि ऐसा होता है कि जिसमें हम सोचते हैं ना कि ये सही होगा, ये नहीं है, वो उल्टा गलत ही चला जाता है। तो इन चक्करों में आप ना पढ़ें। अनुमान के आधार पर इसमें उत्तर दिए जा सकते हैं, ऐसा हो जाता है कई बार। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिनमें अनुमान के आधार पर हम कर पाते हैं। विद्यार्थी में नकल करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिल सकता है। देखो, जो ऐसे टाइप क्वेश्चन है उनको तो हम एक दूसरे के में से देख ही नहीं सकते, क्योंकि बहुत लंबे लंबे हैं, इतना कोई बताएगा नहीं। लेकिन इसमें किसी ने जरा सा इशारा भी आपको दे दिया ना, तो भी आप समझ जाएंगे ABCD ऐसे करके। तो नकल करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिल सकता है। मौलिकता की क्षमता का विकास नहीं होता। मौलिकता की क्षमता का विकास नहीं होता, यानी कि हमारी जो चिंतन शक्ति है वो इससे नहीं बढ़ती। भाषा अभिव्यक्ति व लेखन क्षमता का भी विकास नहीं हो पाता है। तो भाषा अभिव्यक्ति इसमें नहीं हो पाती ठीक ढंग से। ठीक है। गुणात्मक मूल्यांकन। गुणात्मक मूल्यांकन क्या होता है? गुणात्मक मूल्यांकन को 5 भागों में विभाजित किया गया है। इसमें क्या होता है? जांच सूची, क्रम निर्धारण, मापनी, रेटिंग स्केल जिसको बोलते हैं, अवलोकन, घटनावृत्त, व्यक्ति और व्यक्ति अध्ययन। तो ये जो गुणात्मक मूल्यांकन है, इसको 5 भागों में विभाजित किया गया है। जांच सूची का मतलब क्या होता है? इसमें इस सूची का प्रयोग ना बच्चों की अभिरुचियों, अभिवृत्तियों और उनके भावात्मक पक्ष को जांचने के लिए किया जाता है। ठीक है। क्रम निर्धारण, मापनी यानी कि रेटिंग स्किल जिसको बोलते हैं, बच्चों की योग्यता के अनुसार उनको क्या करना है? गुणात्मक विवरण करना, प्रस्तुत करना। ठीक है। और इसका प्रयोग जो होता है ना, वो बड़े बच्चों के लिए किया जाता है, यानी कि हाई एजुकेशन वाले बच्चों के लिए किया जाता है क्रम निर्धारण, मापनी। और अवलोकन क्या होता है? अवलोकन का मतलब होता है बच्चों को ऑब्जर्व करते रहना और उनका मूल्यांकन करना। घटनावृत्त व्यक्ति क्या होते हैं? हमारे विद्यार्थियों के जीवन में कोई भी ऐसी घटना हुई हो, उनके आधार पर उनका क्या करना? वर्णन या वर्णन करना। इसको वास्तविक रिकॉर्ड भी कहा जाता है। और व्यक्ति अध्ययन यानी कि व्यक्ति का अध्ययन करना। व्यक्ति का अध्ययन तो व्यक्तिगत अध्ययन ही हो गया। आगे देखते हैं, निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है? रचनात्मक मूल्यांकन विद्यार्थियों की सहभागिता पर बल देता है। जो रचनात्मक मूल्यांकन है, ये विद्यार्थियों की सहभागिता पर बल देता है। यह शिक्षक द्वारा मूल्यांकन के साथ साथ स्वयं मूल्यांकन में सहपाठी मूल्यांकन की भूमिका को भी प्रकाश में लाता है। जो निर्माणात्मक मूल्यांकन है, रचनात्मक मूल्यांकन भी से बोलते हैं, ये होता है FA1 FA2 होते हैं। अगर आपने देखा हो, बच्चे पढ़ते हैं हमारे छोटे, इसलिए हम जानते हैं कि उनके FA1 FA2 इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, पेपर होते हैं, तो ये निर्माणात्मक मूल्यांकन के अंदर आते हैं। ठीक है। मतलब हर जैसे 2 यूनिट पढ़ाई 2 यूनिट पढ़ाई, जैसे आप देखते हैं ना छोटे बच्चों के एग्ज़ाम साल में कई बार होते हैं। मतलब मई में एग्ज़ाम, फिर जुलाई में पढ़ लिया, अगस्त में एग्ज़ाम हो गए, फिर सितंबर पढ़ लिया, अक्टूबर में एग्ज़ाम हो गए, फिर हाफ ईयरली एग्ज़ाम। ये होते हैं संकलनात्मक मूल्यांकन। जो ईयरली और हाफ ईयरली होती है, इनको संकलनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। इनको SA बोला जाता है। ठीक है, SA बोला जाता है। और इनको क्या बोला जाता है? निर्माणात्मक मूल्यांकन को क्या बोलते हैं? यानी कि उनका F यानी कि फॉर्मेट असेसमेंट। ठीक है।
तो संकलनात्मक मूल्यांकन होता है, इसका उद्देश्य ये पता करना होता है कि एक विशेष अवधि पूरी होने पर, विशेष अवधि का मतलब है जितना उन्होंने उद्देश्य निश्चित रखा हुआ है, जैसे पूरा साल सेशन खत्म हो गया और बच्चों का मूल्यांकन कर लिया, उनका एग्ज़ाम करा दिया और फिर उनको उसके आधार पर उनका पता चलेगा, मूल्यांकन करना होता है कि वो नेक्स्ट क्लास में जाएंगे या नहीं जाएंगे। ठीक है, शैक्षिक उद्देश्यों को किस मात्रा में पूरा कर लिया गया है, ये मूल्यांकन कोर्स का ग्रेड देने या फिर ये प्रमाणित करने के लिए होता है कि एक विशेष कार्यक्रम के पश्चात विद्यार्थी ने निर्धारित अधिगम उद्देश्यों को कितनी अच्छी तरह से पूरा किया है। तो संकलनात्मक मूल्यांकन यही होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं सतत और व्यापक मूल्यांकन। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या है? इस मूल्यांकन में विद्यार्थी के विकास के सभी पक्ष शामिल रहते हैं। जो सतत और व्यापक मूल्यांकन होता है, इस मूल्यांकन में विद्यार्थी के विकास के सभी पक्ष शामिल रहते हैं, जिसमें दोहरे उद्देश्यों पर बल दिया जाता है। यह उद्देश्य एक और मूल्यांकन में निरंतरता और व्यापकता रूप से सीखने के मूल्यांकन पर तथा दूसरी ओर व्यवहार के परिणामों पर आधारित होती है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम आरटीई 2009 के अनुसार सीसीई को प्रत्येक बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक लागू किया जाए, यानी कि 1 से लेकर 5th क्लास तक इसको लागू किया जाना चाहिए। सतत और व्यापक मूल्यांकन यानी कि बच्चों के बार बार एग्ज़ाम करा लेना, उनके टेस्ट वगैरह होते रहने चाहिए। तो सीसीई के उद्देश्य क्या होते हैं? बोधात्मक, मनोप्रेरक और भावनात्मक कौशलों के विकास में सहायता करता है, सीखने की प्रक्रिया पर बल देना और याद रखने पर बल नहीं देना। ठीक है, वो रटने पर बल नहीं देता बल्कि उनको बच्चों को सीखना आना चाहिए। मूल्यांकन को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया का हिस्सा बनाना, सामाजिक उपयोगिता, वांछनीयता या फिर एक कार्यक्रम की प्रभावशीलता का निर्धारण करना और विद्यार्थियों के सीखने की प्रक्रिया और सीखने के परिवेश के बारे में उपयुक्त निर्णय लेना, विद्यार्थियों में परीक्षा के डर को कम करने में सहायता करना, अध्यापन और अधिगम प्रक्रिया को विद्यार्थी केंद्रित कार्यकलाप बनाना। ठीक है, अध्यापन और अधिगम प्रक्रिया को विद्यार्थी केंद्रित कार्यकलाप बनाना, ये सारे क्या होते हैं? सीसीई के उद्देश्य होते हैं। आप इनको एक बार और अच्छे से देख लेना, समझ लेना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, लाइक ज़रूर कर दिया करो अगर आपको क्लास पसंद आती है तो। ठीक है, और शेयर करना है आपको ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा कंटेंट और रिवीजन आपका यहाँ से बाद में हो जाएगा। थैंक यू। अर्थ हेतु अध्ययन अधीन के जीवन के विश्लेषण में किसका फोकस होता है? अर्थ हेतु, आप जानते हैं अर्थ हेतु अध्ययन, हमें अगर हम अध्ययन कर रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं और हमें उसका अर्थ समझना है। ठीक है, तो अर्थ हेतु अध्ययन अधीन के जीवन के विश्लेषण में किसका फोकस होता है? तो दृश्य घटना विज्ञान का होता है। किसका फोकस होता है? दृश्य घटना विज्ञान का। ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था, शायद 2021 या 22 में पूछा गया था कि अर्थ हेतु अध्ययन अधीन के जीवन के विश्लेषण में किसका फोकस होता है? तो दृश्य घटना विज्ञान का होता है। किसी अध्यापक का काम एक संतोषप्रद अध्ययन व्यवसाय कब हो सकता है? कोई अध्यापक है, अगर अपना मतलब कोई टीचिंग कर रहा है तो उसका एक संतोषप्रद अध्ययन व्यवसाय कब हो सकता है? जब उसे विद्यार्थियों से सम्मान प्राप्त हो। ठीक है, जब उसे विद्यार्थियों से सम्मान प्राप्त हो तभी उसके लिए वो जो प्रोफेशन है टीचिंग का, वो उसके लिए संतुष्टिपूर्वक यानी कि एक सेटिस्फैक्शनल प्रोफेशनल बन सकता है। अदरवाइज़ आप देखते हैं कि ज़्यादातर मैंने देखा है जेंट्स को कि वो टीचिंग को ना, जब उन्हें कहीं कोई लाइन नहीं मिलती है तो इस लाइन को बहुत लोग हैं जो चुन लेते हैं, है ना। मैंने यहाँ मतलब बहुत से छोटे छोटे स्कूल्स में देखा है, क्योंकि उनको कहीं और जाना होता है और वो कहीं और पहुँच जाते हैं। वो उनका मतलब वो नहीं होता प्रोफेशन, वो करना नहीं चाहते लेकिन फिर भी बस ऐसी मजबूरी में कर रहे होते हैं, है ना। तो वो वहाँ पर क्या होता है कि वो ठीक से कभी भी उस प्रोफेशन को नहीं अपना सकते, जिनका मन नहीं होता है, जिनको शौक़ होता है, जो बच्चों से जुड़ना चाहते हैं, जो भावनात्मक रूप से एक अच्छे इंसान होते हैं, वही एक अच्छे टीचर बन सकते हैं और उन्हें ही अंदर से संतुष्टि मिल सकती है। ठीक है, तो जब उसे विद्यार्थियों से सम्मान प्राप्त हो तभी उसके लिए वो संतोषप्रद व्यवसाय बन सकता है। किसने कहा था कि शिक्षा मनुष्य में पहले से ही विद्यमान संपूर्णता का प्रकटीकरण है? शिक्षा मनुष्य में पहले से ही मतलब हमारे अंदर पहले से ही जो गुण होते हैं
उनका विकास किसके कारण होता है, तो शिक्षा के द्वारा होता है। और धीरे धीरे हमारे अंदर से जो चीज़ें होती हैं ना, जैसे हमारे अंदर पहले जब जानते हैं आप बचपन में, या बहुत से लोगों के अंदर बहुत ही हेजिटेशन है, वो किसी के सामने नहीं बोल पाते हैं, है ना, वो अपनी बात नहीं रख पाते हैं। लेकिन अगर ये शिक्षा जो होती है ना, शिक्षा में इतनी ताकत होती है कि जो बंदा है ना वो अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कर देता है, वो अपने लिए दूसरों के लिए लड़ाई लड़ सकता है, संघर्ष कर सकता है। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद जी ने ये बात कही थी। किन शिक्षार्थी केंद्रित विधियों में विद्यार्थियों के समक्ष चुनौतियां प्रस्तुत की जाती हैं, तो कौन सी शिक्षार्थी केंद्रित विधि है जिसमें विद्यार्थियों के समक्ष चुनौतियां प्रस्तुत की जाती हैं, तो आगमनात्मक शिक्षण और अधिगम में। आगमनात्मक शिक्षा हमने पहले पढ़ा था, ये उदाहरण से नियम की ओर चलती है। इसमें बच्चों को सिर्फ उदाहरण दिया जाता है और बच्चे नियम तक स्वयं पहुंचते हैं, तो इस प्रकार ये चुनौतियों का काम करती है। ठीक है, आगमनात्मक और आगमन विधि और निगमन विधि, एक निर्माणात्मक मूल्यांकन और एक संकलनात्मक मूल्यांकन, ये ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन 100% मतलब 101% पूछा ही जाता है किसी भी एग्ज़ाम में। कहीं भी जहाँ पे भी CDP आ रहा है ना, वहाँ पे ज़रूर पूछा जाता है। तो इनको तो आप ज़रूर अच्छे से याद कर लेना। अनुसंधानों में अनुसंधानों में अनुसंधानों में प्रभावी शिक्षण का मुख्य व्यवहार किसे माना गया है, तो जो अनुसंधान तो आप जानते ही होंगे, जो प्रयोगशाला है उसमें प्रभावी शिक्षण का मुख्य व्यवहार किसे माना जाता है, तो शिक्षक कार्य अभिमुखीकरण। ठीक है, शिक्षक कार्य अभिमुखीकरण क्या माना जाता है, अनुसंधानों में प्रभावी शिक्षण का मुख्य व्यवहार माना जाता है। किस मूल्यांकन प्रणाली में शिक्षण के दौरान अनौपचारिक रूप से मूल्यांकन होता है, कौन सी ऐसी मूल्यांकन प्रणाली है जिसके अंदर आप जानते हैं निर्माणात्मक मूल्यांकन जो होता है वो साल भर चलता रहता है। उसमें क्या होता है, लगातार जब बच्चे को पढ़ाते रहते हैं तो उसको ऑब्जर्व करता है टीचर। ठीक है, कि बच्चा किस तरीके से डेली होमवर्क कर रहा है, नहीं कर रहा है, उसका साफ सफाई का, हर चीज़ का मतलब ध्यान रखा जाता है, यही निर्माणात्मक मूल्यांकन होता है। और ये अनौपचारिक रूप से किया गया मूल्यांकन है। औपचारिक वो होता है जिसमें टाइम का लिमिट होता है, भाई जैसे पेपर होते हैं, जब एग्ज़ाम होते हैं तो बच्चे को भाई इतने बजे स्कूल आना है, पेपर कॉपी लेना है, उसको लिखना है, ये बताना है, उसमें कुछ गिने चुने क्वेश्चन होते हैं, तो वो संकलनात्मक मूल्यांकन होता है। लेकिन निर्माणात्मक में आप जानते हैं मौखिक और लिखित दो तरीके से इसमें परीक्षा ली जाती है वैसे तो। ठीक है, तो ये अनौपचारिक रूप से किया गया होता है। एक प्रभावी शिक्षक बनने के लिए कौन सा एक मुख्य शिक्षण व्यवहार है, तो अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की सहभागिता जरूर होनी चाहिए, है ना। एक प्रभावी शिक्षक बनने के लिए बिल्कुल, देखो मैं भी बनना चाहती हूँ एक, मतलब चाहे तो देखो हम यूट्यूब वगैरह पे अगर ऑनलाइन ही हमें काम करना है तो कुछ और भी कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, लेकिन फिर भी बस मेरा जो प्रोफेशन है वो टीचिंग ही है, और मैं हमेशा से चाहती हूँ कि मैं टीचिंग मतलब टीचर के रूप में ही बच्चे मुझे जाने, कोई फालतू का कुछ चीज़ों से नहीं। तो इसीलिए प्लीज़ बस प्रभावी शिक्षक बनाए, मुझे बस यही है कि एक टीचर बनना है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अपनी मतलब जो ज्ञान है या फिर जो नॉलेज है उससे बच्चों का भला हो जाए, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ आप सपोर्ट करेंगे ना तो ये हो जाएगा। तो विद्यार्थियों की बस सहभागिता ही हम भी चाहते हैं, है ना, हर कोई चाहता है, कोई भी टीचर हो अगर अच्छा टीचर है तो उसे पैसे से या किसी चीज़ से मतलब नहीं होता, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, मतलब बच्चों की सहभागिता, बच्चों से सम्मान चाहिए होता है। नैदानिक मूल्यांकन से क्या सुनिश्चित होता है, तो नैदानिक मूल्यांकन क्या होता है, अनुदेशन के दौरान अधिगम में विद्यमान समस्याओं के कारणों और उनका समाधान करना, यही होता है नैदानिक मूल्यांकन। हमने बच्चों का एग्ज़ाम लिया, ठीक है, बच्चों का एग्ज़ाम लिया, चाहे वो मौखिक लिखित कोई भी परीक्षा ले, और उसमें हमें पता चला कि बच्चे को ये समस्या है, उसके कम मार्क्स आए, या वो बोल नहीं पा रहा है, वो लिख नहीं पा रहा है, कुछ समस्याओं का हम फिर पता लगाते हैं और उनका निदान खोजने की कोशिश करते हैं, उनका उपचार करने की कोशिश कर, जैसे एक डॉक्टर होता है ना, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, कभी कोई बीमारी हो जाती, भगवान ना करे कोई भी बीमार पड़े, लेकिन अगर कोई बीमार पड़ जाता है और जब डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसकी बीमारी का ना, वो एक अलग बात है, देखो छोटे मोटे डॉक्टर होते हैं, मतलब किसी के पास गए और उन्होंने सीधा डायरेक्ट, बस आजकल तो हर कोई अपना जेब भरता है, तो बस दवाई दे दी और ठीक छुट्टी, मतलब जबकि तरीका ये होता है कि उस बीमारी के जो जड़ है ना वहाँ तक पहुँचा जाए कि बीमारी आपको क्यों हुई है, किस वजह से हुई है, क्या आपने ऐसा गलत किया, गलत खाया, गलत पिया। ठीक है,
तो वैसे ही बिल्कुल जो नैदानिक मूल्यांकन होता है उसमें बच्चे की तह तक पहुंचा जाता है, उसमें पता लगाया जाता है कि बच्चा अगर नहीं बोल पा रहा है तो इसके पीछे क्या वजह है, क्या उसकी कोई पारिवारिक समस्या हो सकती है, या उसके खुद की कोई व्यक्तिगत समस्या हो सकती है, या कोई उसको सामाजिक समस्या है, और उसका फिर उपचार किया जाता है। ठीक है, तो ये नैदानिक मूल्यांकन होता है। एक अनुदेशनात्मक सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है? एक अनुदेशनात्मक सॉफ्टवेयर का उदाहरण आपको बताना है, तो ये है रेडियो वार्ता। ठीक है, रेडियो वार्ता। रेडियो तो आप जानते ही होंगे। किस शिक्षण सहायक से पठन, श्रवण और उच्चारण जैसे कौशल में अभिवृद्धि होती है? तो कौन सा शिक्षण सहायक है, सहायक सामग्री है जिससे पठन यानी कि पढ़ने में भी, सुनने में भी और उच्चारण करने में यानी कि बोलने में भी, इन तीनों कौशल में वृद्धि होती है? श्रव्य भाषिक शिक्षण सहायक सामग्री से। श्रव्य भाषिक यानी कि सुनने से और भाषण देने से क्या होती है? पठन, श्रवण और उच्चारण के कौशल में वृद्धि होती है। यहाँ पर एक कौशल नहीं है, वैसे 4 कौशल बताए गए हैं। एक इसमें लिखित होता है, लेकिन श्रव्य भाषिक शिक्षण सहायक सामग्री से लिखित पर कोई असर नहीं पड़ता। बहुल बुद्धि सिद्धांत का विकास किसने किया था? तो ये किया गया था हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा। बहुल बुद्धि सिद्धांत का विकास किसके द्वारा किया गया? हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पर जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किशोर विद्यार्थी विकास के किस चरण में होते हैं? तो जीन पियाजे ने, आप जानते हैं, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के 4 चरण दिए थे, और उसमें किशोर विद्यार्थी विकास के किस चरण में होते हैं यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो औपचारिक संक्रियात्मक चरण में होते हैं, जो कि सबसे लास्ट वाली इसने चौथा चरण है ये। औपचारिक संक्रियात्मक चरण में होते हैं। इससे पहले उन्होंने एक तो संवेदी प्रेरक चरण होता है, यानी कि जब बच्चा 2 साल तक का होता है वो अपनी इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। ठीक है, दूसरों को फॉलो करके सीखता है। फॉलो तो वैसे बच्चे मतलब करते ही हैं, हमेशा ही करते हैं जहाँ तक मुझे लगता है, चाहे वो किसी भी चीज़ को करें, लेकिन वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा करते हैं। तो 2 साल तक, और 2 साल से 7 साल तक का उन्होंने मूढ़ संक्रियात्मक बताया था, है ना। और इसके बाद मतलब बच्चा अपनी सामने की जो प्रत्यक्ष चीज़ें होती हैं उनको देख करके सीखता है। और उसके बाद उन्होंने एक बाल्यावस्था बताया था, अमूर्त, है ना। और फिर ये औपचारिक मूर्त संक्रियात्मक चरण, यानी कि जिसमें 7 से 12 साल का बच्चा होता है ना, तो वो चीज़ों को थोड़ा सा समझना शुरू कर देता है। और जो किशोर विद्यार्थी होते हैं वो औपचारिक संक्रियात्मक चरण में आते हैं। निर्माणात्मक मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होता है? तो विद्यार्थियों के अधिगम को बढ़ाना, जो अनौपचारिक रूप से भी किया जाता है, औपचारिक रूप से भी किया जाता है, और जो समय समय पर यानी कि पढ़ाने के तुरंत बाद उसका मूल्यांकन कर लिया जाता है, ये होता है उनके अधिगम को बढ़ाना। ठीक है, उनकी क्षमता को बढ़ाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य होता है। विद्यार्थी केंद्रित कक्षा का प्रयोजन क्या है? प्रयोजन का मतलब लाभ होता है। तो विद्यार्थी केंद्रित जो कक्षा है उसका प्रयोजन क्या है, उससे क्या लाभ है? आज का जो मनोविज्ञान है, आज की जो पढ़ाई है वो मनोविज्ञान के आधार पर तय की जा रही है। और मनोविज्ञान ये कहता है कि हमें विद्यार्थी केंद्रित पढ़ाई या शिक्षण सहायक सामग्री प्रयोग में लानी चाहिए। हमें ऐसे टीचिंग मेथड अपनाने चाहिए जो विद्यार्थी केंद्रित हों। ठीक है, जो बच्चों को सेंटर में रखें, यानी कि बच्चों की रुचि को देखकर, उनकी अभिरुचि को देखकर, उनकी योग्यता को देखकर, उनकी क्षमता को देख करके ही सारी काम होने चाहिए। और इससे फ़ायदा क्या होता है? व्यक्तिगत भिन्नता से निपटने के लिए, आप जानते हैं अगर क्लास में 30 बच्चे पढ़ रहे हैं, 10 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उन हर बच्चे में ना कुछ डिफरेंसेस अलग होते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस अलग होते हैं। बच्चे मतलब भाषा भी थोड़ी बहुत अलग हो सकती है, या फिर उनकी जो रुचि है वो अलग होती है, उनकी जो योग्यता वो अलग होती है, उनकी क्षमता अलग होती है। कोई बच्चा बहुत जल्दी सीख जाता है, कोई बच्चा बहुत देर से सीखता है। तो विद्यार्थी केंद्रित कक्षा से यही लाभ होते हैं उनसे निपटने के लिए। शिक्षण के माध्यम से सक्षमता, सॉरी भाई ये समक्षता लिख दिया, सक्षमता और उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए मैस्लो के पदानुक्रम की किन आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जाना चाहिए? तो एक तो मैस्लो ने पदानुक्रम का सिद्धांत दिया था, ये याद रख लेना है, सीडीपी का क्वेश्चन है। और आत्मसिद्धि की आवश्यकताओं को, ठीक है, शिक्षण के माध्यम से सक्षमता और उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए मैस्लो के पदानुक्रम की किन आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जाना चाहिए? तो आत्मसिद्धि की आवश्यकताओं को। ठीक है,
आत्मसिद्धि की आवश्यकताओं को क्या किया जाना चाहिए, संतुष्ट किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पर निर्माणात्मक मूल्यांकन का प्रमुख लक्ष्य क्या है, तो सतत फीडबैक प्रदान करना और अधिगम की निगरानी करना। ठीक है, सतत फीडबैक प्रदान और विद्यार्थी अधिगम की निगरानी करना, ये दो अलग अलग बातें हैं। तो निर्माणात्मक मूल्यांकन के ये लक्ष्य हैं। ठीक है, अधिगम को बढ़ावा देना, विद्यार्थी अधिगम पर निगरानी, उसकी निगरानी का मतलब है उसको हर समय उसको अपनी नज़रों में रखना कि हाँ बच्चे किस तरीके से काम कर रहे हैं, कैसे, सारी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। और सतत का मतलब होता है लगातार, लगातार फीडबैक प्रदान करना। शिक्षक की स्वानुभविक विधि का विकास किसने किया था, तो आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा किया गया था। ठीक है, शिक्षक की स्वानुभविक विधि का विकास किसने किया था, आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा किया गया था। यदि कोई बच्चा अन्य बच्चों के साथ अपने शर्मीले स्वभाव के कारण नहीं खेलता है, बहुत से बच्चे होते हैं जो दूर बच्चे खेल रहे हैं लेकिन एक जगह खड़ा हुआ रहता है ना, उनके साथ वो खेल नहीं पाता, उस वो इतना शर्मीला होता है। बहुत से बच्चे ऐसे शर्मीले होते हैं जो किसी के सामने ही नहीं आ पाते, है ना। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का कौन सा एक विकासात्मक क्षेत्र यहाँ पर प्रभावित होगा, तो यदि कोई बच्चा अगर शर्मीले स्वभाव के कारण दूसरे बच्चों के साथ नहीं खेल रहा है तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का कौन सा एक विकासात्मक क्षेत्र प्रभावित होगा, सामाजिक विकास। ठीक है, सामाजिक विकास प्रभावित होगा, यानी कि वो समाज से कभी भी इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा ठीक तरीके से, जैसे कि उसे समाज के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। अगर वो ऐसा करता है तो कौन सा मूल्यांकन अधिगम की समस्याओं के लिए संभावित कारणों की व्याख्या प्रदान करता है, तो कौन सा मूल्यांकन है जो अधिगम की समस्याओं के लिए तो संभावित कारणों की व्याख्या प्रदान करता है, तो ये उपचारात्मक मूल्यांकन है। इसे नैदानिक मूल्यांकन भी कहते हैं। क्या कहा जाता है, नैदानिक भी कहा जाता है इसको। पूर्व स्नातक विषयों के लिए MOOC को विकसित करने का काम किस राष्ट्रीय संयोजक को दिया गया है, मूक। MOOC ये मूक होता है, और इसको विकसित करने का कार्य किस राष्ट्रीय संयोजक को दिया गया है, तो शैक्षिक संचार निकाय को दिया गया है, CEC। ठीक है, शैक्षिक संचार निकाय को दिया गया है। तो यहाँ पर यही हमारे 20 क्वेश्चन है। आई होप आपको अच्छे लगेंगे और आपके लिए सबसे बड़ी बात है कि यूज़फुल रहेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। काफ़ी मेहनत करके ये क्वेश्चन मैं बना रही हूँ, सारी थ्योरी वगैरह बनाना करना खुद से सारे बहुत मेहनत लगती है। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब भाई ज़रूर कर लेना, जिन्होंने भी नहीं किया है, कर लिया है तो उनको दिल से धन्यवाद, नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर करना। और कमेंट में ना आप इसी तरह से मतलब अच्छे अच्छे कमेंट किया करो, बताया करो। अगर कोई गलती भी है तो उसको भी बता दिया करो, है ना, कि मैम यहाँ पे आपकी मिस्टेक है, तो मैं उसको भी सुधार लूँगी। अगर आप सजेशन देना चाहेंगे, हाँ अगर आपको बुराई करनी है तो भाई बेशक मत करना, है ना, बुराई कौन सुनना चाहता है। चलिए ठीक है, ओके, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिए।